गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट फर्स्ट में आज हम जानेंगे शैवालों और ब्रायोफाइट में क्या अंतर होता है। ठीक है, एल्गी और ब्रायोफाइट में अंतर देखेंगे हम क्या है। समानताओं के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम जानेंगे इनके अंतर क्या हैं। देखिए, जो एल्गी हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं, ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक का मतलब होता है जलीय होते हैं। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, ये मोस्टली कैसे होते हैं, ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं। टेरेस्ट्रियल यानी कि स्थलीय होते हैं, ये सामान्यतया स्थलीय होते हैं। साथ ही साथ देखिए, जो एम्फीबियस प्लांट भी इनको कहते हैं। ब्रायोफाइट जो हैं वो कैसे हैं, एम्फीबियस प्लांट भी हैं। कैसे हैं, एम्फीबियस प्लांट। एम्फीबियंस को हिंदी में कहते हैं उभयचरी पादप, यानी कि नम और छायादार स्थानों में ये उगने वाले पादप हैं। जल में भी पाए जाते हैं, स्थल में भी पाए जाते हैं। तो नम और छायादार स्थानों में उगने की वजह से ये उभयचरी पादप भी कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, जो एल्गी है उसमें देखिए पादप शरीर एक कोशिका से या एक कोशिकीय हो सकता है और शाखित तंतुओं का बना हो सकता है। ठीक है, तो इसमें देखिए यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर। ठीक है, मल्टीसेलुलर ये भी होते हैं, एक कोशिकीय से लेकर बहुकोशिकीय होते हैं। इसके अलावा फिलामेंटस होते हैं। ठीक है, यानी तंतुकीय शैवाल भी होते हैं। क्लियर। लेकिन अगर हम बात करें ब्रायोफाइट की, तो ब्रायोफाइट में कई मृदुतकीय स्तरों का ये बना होता है। कई जो पेरेनकाइमेटस मृदुतकीय स्तरों का बना होता है इनका थैलस। ठीक है, कई मृदुतकीय स्तरों का बना हुआ थैलस होता है। तो देखिए, इनके अंदर क्या होता है, अनियमित शाखन होता है। अधिकतर जो इसके तंतु होते हैं एल्गी के, इनके अंदर अनियमित शाखन होता है, जबकि यहाँ पर द्विशाखन होता है, यानी कि डाइकोटोमस शाखन थैलस में पाया जाता है। अधिकतर जो थैलस होते हैं ब्रायोफाइट में, उनके अंदर डाइकोटोमस थैलस या शाखन पाया जाता है। क्लियर। अब इनमें देखिए सीमित क्या होता है, सीमित डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि सीमित श्रम विभाजन। श्रम विभाजन का मतलब क्या होता है कि किसी थैलस में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं या 3 प्रकार की कोशिकाएं विभेदित होती हैं, जिसमें कुछ कोशिकाएं कायिक कोशिकाएं होती हैं, कुछ जनन कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से डिवीजन ऑफ लेबर इनके अंदर सीमित पाया जाता है। वह उत्तक विभेदन भी सीमित होता है। उत्तक विभेदन भी क्या होता है, सीमित होता है, यानी बहुत ही कम शैवालों में उत्तक विभेदन देखने को मिलता है। और यहाँ अगर हम देखें इनके अंदर ब्रायोफाइट में, तो ब्रायोफाइट में देखिए विभेदन के बारे में हम ये कह सकते हैं कि स्पष्ट विभेदन नहीं होता है, परंतु श्रम विभाजन बिल्कुल स्पष्ट होता है। ब्रायोफाइट में श्रम विभाजन सुस्पष्ट होता है। ठीक है, इसमें श्रम विभाजन कैसा होता है, सुस्पष्ट होता है। क्लियर। लेकिन विभेदन नहीं होता है, विभेदन स्पष्ट नहीं होता है। विभेदन इसको हम नहीं बता सकते हैं, ये पर्याप्त स्पष्ट नहीं होता है। आगे कुछ और अंतर हैं, देखिए दोनों के देख लेते हैं। एल्गी में एक कोशिका में 1 या 2 क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोशिका में 1 या 2 क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। अगर हम ब्रायोफाइट की बात करें, तो ब्रायोफाइट में ये कोशिका में, प्रत्येक कोशिका में कई क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं। ठीक है, कई क्या होते हैं, इसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं। एक कोशिका में कई क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इसके अलावा पोर और रंध्र
इनके अंदर नहीं पाए जाते। पोर एंड स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं, ठीक है। किनमें? शिवालों में। शिवालों में रंध्रों जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती है, ना ही छिद्र पाए जाते हैं, परंतु ब्रायोफाइट में पोर एंड स्टोमेटा पाए जाते हैं। पोर एंड स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे एंथोसिरोस में स्टोमेटा पाए जाते हैं, जब उसका जो बीजाणुद्भिद है उसको अगर आप देखोगे तो वहाँ पर क्या है? स्टोमेटा पाए जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से पोर भी पाए जाते हैं, छिद्र भी पाए जाते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं मूलाभास राइजोइड्स। राइजोइड्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इसके अंदर एब्सेंट बताया है, लेकिन वास्तव में एब्सेंट होते नहीं हैं। राइजोइड्स पाए जाते हैं, शैवालों में राइजोइड्स होती हैं, परंतु सभी शैवालों में नहीं होती हैं, बहुत ही कम शैवालों में होती हैं। जैसे कारा में राइजोइड्स होती हैं, कारा में पाई जाती है राइजोइड्स, ठीक है। इसी तरह से हम बुकेरिया की बात करें तो वहाँ पर भी राइजोइड्स होती हैं। पॉलीसाइफोनिया में भी राइजोइड्स होती हैं। तो ये अंतर तो हमें ये सूट नहीं करता है कि बताएं कि राइजोइड्स यहाँ पर क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं। ये तो एक ऐसा लक्षण है जो कि ब्रायोफाइट और एल्गी में समान है। राइजोइड्स ब्रायोफाइट में भी होते हैं और एल्गी में भी होते हैं, तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। ये आप समानता में पढ़ोगे कि राइजोइड्स दोनों में पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए, प्रत्येक कोशिका में वृद्धि और परिवर्धन की क्षमता होती है। कहाँ पर? एल्गी में जो प्रत्येक कोशिका है, प्रत्येक सेल वृद्धि व परिवर्धन में सक्षम होती है, ठीक है। प्रत्येक कोशिका में वृद्धि हो सकती है, प्रत्येक कोशिका में जो है वृद्धि व परिवर्तन सभी कोशिकाओं में, प्रत्येक कोशिका में हो सकता है, परंतु ब्रायोफाइट में ऐसा नहीं होता है। केवल कुछ ही कोशिकाओं में होता है ऐसा, केवल कुछ कोशिकाओं में, ठीक है। तो लेबर और डिवीजन पाया जाता है, इसीलिए डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर क्या है? कुछ कोशिकाओं में वृद्धि और परिवर्तन होता है। अब बात कर ली जाए जनन से संबंधित अंतरों की। जनन से संबंधित क्या इसमें अंतर है वो देख लेते हैं। देखिए, अलैंगिक जनन अनुकूल परिस्थितियों में होता है। कब? एल्गी में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फेवरेबल कंडीशन, ठीक है। जो अनुकूल कंडीशंस हैं उनके अंदर यहाँ पर क्या पाई जाती हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है एल्गी में, ठीक है। और यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि नहीं होता? एब्सेंट होता है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर नहीं पाया जाता है ब्रायोफाइट में, लेकिन हाँ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो यहाँ पर पाया जाता है। क्लियर? ये भी आपको याद रखना है। तो ये भी एक सामान्य लक्षण है, क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहाँ पाया जाता है? एल्गी में भी पाया जाता है और ब्रायोफाइट में भी पाया जाता है, तो ये दोनों का लक्षण समान हो जाता है। क्लियर? अब देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी में 3 प्रकार से होता है। पहला है आइसोगेमी, दूसरा है एनआइसोगेमी, ठीक है, जो तीनों मैंने आपको पढ़ा चुका हूं मैं, और तीसरा क्या है इसमें? ऊगेमी। इसमें तो 3 प्रकार से होता है, परंतु यहाँ पर केवल और केवल किस टाइप का होता है? ये ऊगेमस टाइप का होता है, यानी कि विषम युग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है। कहाँ? ब्रायोफाइट में, ठीक है। अब देखिए, लैंगिक अंग यहाँ पर जो सेक्सुअल ऑर्गेन है वो कैसे होते हैं? सेक्सुअल ऑर्गेन कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं सेक्सुअल ऑर्गन। कुछ अपवाद हैं, जैसे कारा है, यूनिसेलुलर नहीं होता, मल्टीसेलुलर होता है। उनके अंदर जो सेक्स ऑर्गन बनते हैं कारा में, वो कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर होते हैं। लेकिन जनरली
क्या होता है, जो यूजुअली अगर हम देखें सामान्यतया तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कैसे होते हैं ये, यहाँ पर होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं हमेशा ही। ब्रायोफाइट में लैंगिक अंग कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय होते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, इसमें देखिए जो लैंगिक अंग है सेक्सुअल ऑर्गन पर जैकेट यानी आवरण, यानी बंध आवरण कहेंगे इसको। स्ट्राइल जो है बंध है, जैकेट पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता, ठीक है, नहीं पाया जाता। स्ट्राइल जैकेट यहाँ पर नहीं पाया जाता, लेकिन इसका अपवाद है एक, अपवाद क्या है इसका, कारा है, ठीक है, क्योंकि कारा मल्टी सेलुलर ऑर्गन वाला होता है, इसलिए इनके अंदर जैकेट पाया जाता है। बाहर की ओर जब आप देखोगे कारा में न्यूक्लियल और ग्लोब्यूल के, तो वहाँ पर आपको बंध कोशिकाओं का जैकेट देखने को मिलेगा, और इस पर हमेशा ही स्ट्राइल जैकेट होते हैं, ठीक है, स्ट्राइल जैकेट प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो लैंगिक अंग है उनके बाहर स्ट्राइल जैकेट पाया जाता है। इसमें ब्रायोफाइट के लैंगिक अंगों में पाया जाता है। ब्रायोफाइट में लैंगिक अंग जो आर्कीगोनियम और एंथीडियम बनती है, तो एंथीडियम के बाहर भी एक जैकेट होती है, और जो आर्कीगोनियम है उसके बाहर भी एक जैकेट होती है, ठीक है। अगला चलते हैं। जो स्त्री जननांग है वो एक कोशिकीय अंडधानी होती है। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो क्या है, यूनिसेलुलर, ठीक है। यूनिसेलुलर क्या है ये, यूनिसेलुलर ऊगोनियम होती है। क्या होती है, ऊगोनियम, ठीक है। इसमें जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो क्या होती हैं, यूनिसेलुलर ऊगोनियम होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होती है ये, यहाँ पर मल्टी सेलुलर आर्कीगोनियम होती है, ठीक है, आर्कीगोनियम। और आपको ये पता होना चाहिए कि आर्कीगोनियम स्थलीय पादपों का एक लाक्षणिक लक्षण है। आर्कीगोनियम जो है वो स्थलीय पादपों का एक लाक्षणिक गुण है, ठीक है, लाक्षणिक लक्षण है। आर्कीगोनियम पाई जाती है ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में, ठीक है। इसके अलावा कहाँ पाई जाती है आर्कीगोनियम, जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है। और सभी पादप कैसे हैं, सभी स्थलीय पादप हैं, ठीक है। जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है वहाँ पर हम आर्कीगोनियम ना कह करके क्या कहते हैं, वहाँ पर हम गाइनोशियम या फिर हम वहाँ पर ओवरी कह देते हैं, अंड, ठीक है। इसके बाद देखिए जो बाहरी बंध आवरण है आर्कीगोनियम में पाया जाता है, पहली बात तो ये, लेकिन यहाँ पर तो ये एक कोशिकीय है तो बाहर का आवरण होता ही नहीं है। ग्रीवा नाल कोशिकाएं होती हैं, यहाँ पर नेक कैनाल सेल्स होती हैं, ठीक है। और अंदर की ओर एक अंडदानाल कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट अंतर क्या है। अगला आता है इसमें वो है जाइगोट से संबंधित, यानी बीजाणुभिद से संबंधित है। तो जाइगोट मात्र पादप से मुक्त हो जाता है और इसका प्रथम विभाजन कैसा होता है, जाइगोट का प्रथम विभाजन कैसा होता है, सदैव अर्धसूत्री होता है। कैसा होता है, अर्धसूत्री, मियोसिस होता है, ठीक है। हमेशा कैसा होता है ये, मियोसिस होता है, क्लियर। जाइगोट का प्रथम विभाजन क्या होगा, और ये मात्र पादप से अलग भी हो जाता है, और ये मात्र पादप से अलग हो जाता है, ठीक है। यानी अलग होने के बाद इसमें विभाजन होता है और फिर आगे नए पादप का विकास होता है।
परंतु इसमें ऐसा नहीं होता है। जाइगोट कभी भी मात्र पादप से अलग नहीं होता है। ठीक है, जो जाइगोट बनेगा वो आर्किगोनियम में बनेगा और आर्किगोनियम के भीतर रह कर के ही उसमें विभाजन शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए हम लिख सकते हैं अलग नहीं होता। और विभाजन कौन सा होता है? विभाजन होता है सूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन, जिसे हम माइटोसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये माइटोसिस विभाजन द्वारा क्या बनाएगा? बीजाणुद्भिद बनाता है। ठीक है, ये माइटोसिस विभाजन द्वारा अंदर ही क्या बना लेगा? बीजाणुद्भिद बना लेता है। ठीक है, अब इसमें देखिए एम्ब्रियो नहीं बनता, शैवालों में एम्ब्रियो नहीं बनता है। ठीक है, शैवालों में एम्ब्रियो नहीं बनेगा। और ब्रायोफाइट में क्या एम्ब्रियो बनेगा? बिल्कुल बनता है। निषेचन के बाद जो जाइगोट बनेगा उस जाइगोट में क्या बनेगा? जाइगोट में आगे समसूत्री विभाजन होंगे और वहाँ पर एम्ब्रियो का विकास होता है। तो समसूत्री विभाजन से क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, क्लियर? इसके बाद देखिए पीढ़ी एकांतरण समजात होता है, होमोलोगस प्रकार का होता है इसके अंदर पीढ़ी एकांतरण। ठीक है, और वहाँ पर कैसा होता है? पीढ़ी एकांतरण हेटेरोलोगस होता है, यहाँ पर विषम जात होता है। यानी इसमें देखेंगे आप बीजाणुद्भिद अवस्था बाद में बनी है, तो पहले कौन सी है? युग्मकोद्भिद अवस्था है। बीजाणुद्भिद अवस्था बाद में आती है, तो प्रधान अवस्था क्या है? युग्मकोद्भिद अवस्था है। और इसमें भ्रूण का विकास ही नहीं हो रहा है, तो युग्मकोद्भिद अवस्था से जाइगोट का निर्माण होगा और जाइगोट से फिर आगे युग्मकोद्भिद अवस्था आ जाती है, क्योंकि बीजाणुद्भिद जैसी संरचना इसके अंदर नहीं होती है। और इसमें क्या होता है? इसमें युग्मकोद्भिद से आगे युग्मकों का निर्माण होगा, युग्मकों का आपस में फ्यूजन होगा, फ्यूजन से जाइगोट बनेगा, जाइगोट से बीजाणुद्भिद बनेगा, बीजाणुद्भिद से आगे बीजाणु बनेंगे, बीजाणुओं का प्रकीर्णन होगा, बीजाणुओं के प्रकीर्णन के बाद फिर आगे उनके अंकुरण से क्या आ जाएगी? युग्मकोद्भिद अवस्था आ जाती है। ठीक है, इस तरह से इनके अंदर अंतर है। आगे चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, शैवालों का क्लासिफिकेशन, और ये हम कल पढ़ेंगे, आज नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।